चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेव ऑप्टिक्स। वैसे बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर वेव ऑप्टिक्स जो चैप्टर है वो वेव ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव्स पढ़े बिना भी पढ़ सकते हैं क्या? तो वैसे आइडियली तो वेव ऑन स्ट्रिंग पहले पढ़ना चाहिए, फिर साउंड वेव्स पढ़ना चाहिए और उसके बाद वेव ऑप्टिक्स पढ़ना चाहिए। बट ऐसा कोई मस्ट भी नहीं है, ऐसा कोई कंपल्शन भी नहीं है कि हाँ भाई बहुत ही मतलब कि भाई है ना कोई बच्चा कहता है सर वो 2 चैप्टर तो बिल्कुल नहीं किए और सर मैं सीधा वेव ऑप्टिक्स करना चाहूँ, तो अगर आप हल्का फुल्का पेशेंस रखते हो तो वेव ऑप्टिक्स फिर भी हो जाती है। भाई अगर देखिए तो साउंड वेव्स और वेव ऑन स्ट्रिंग का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर ज़्यादा काम आता है और वो है कि यार ये पाथ डिफरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस वगैरह क्या होता है। और जब भी कोई टीचर वेव ऑप्टिक्स पढ़ाता है तो वो शुरुआत से सब कुछ ही बताता है। मतलब जब मैंने ही पढ़ाया तो मैंने ना ऐसा मान के पढ़ाया कि हाँ भाई किसी बच्चे को अगर साउंड वेव्स ना आता हो तो भी उसे एग्जैक्टली पता हो कि हाँ ये इनकोहेरेंट वेव्स क्या होती है, कोहेरेंट वेव्स क्या होती है, उनके बीच पाथ डिफरेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, वगैरह वगैरह। है कि नहीं यार ना? हाँ, अगर कोई मान लो कि है ना कोई टीचर मान लो ये सब बातें स्किप करके मान के चले कि हाँ भाई ये तुमने साउंड वेव्स में पढ़ रखी होगी, तब दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज अगर ये बातें किसी ने अगर चैप्टर की शुरुआत में अगर एक्सप्लेन कर दी तो फिर बच्चा बड़े आराम से फिर तो कॉप अप कर लेगा, फिर उसे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ साउंड वेव्स और वेव ऑन स्ट्रिंग की कौन सी बातों की जरूरत पड़ती है? पाथ डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, डिस्ट्रक्टिव क्या है, और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड है उनके क्या फॉर्मूले हैं। और कोई भी अगर इंसान अगर वेव ऑप्टिक्स पढ़ाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले एक आधे लेक्चर में तो ये सब बातें वो बच्चों को वापस से बता देता है, तो उससे बच्चों को खास दिक्कत ऐसी आती नहीं। ठीक, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि ना आप बड़े आराम से कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए ना औकात में आते हैं। बड़ा वेव ऑप्टिक्स जो है ना इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली गुड चैप्टर, है ना, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इसका सवाल जेईई मेन में अगर आएगा तो वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड आएगा। हाँ, कुछ ऐसे इसके टॉपिक्स हैं, चाहे वो पोलराइजेशन हो, ब्रूस्टर एंगल हो, ब्रोमेलस लॉ हो, डिफ्रैक्शन हो, उनके सवाल अगर पूछ लेते हैं तो वो वाले सवाल दिमाग से नहीं होंगे। वो वाले सवाल तो तभी होंगे जब हमें फॉर्मूले आते होंगे और हर फॉर्मूले पे एटलीस्ट मैंने 2-2 सवाल कर रखे हों। किसी बच्चे ने अगर इस चैप्टर का जो लास्ट वाला पोर्शन है, मैं फिर से रिपीट करूं, कौन सा पोर्शन? डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ठीक है, ये वाला पोर्शन अगर ढंग से ना कर रखा हो तो मैं उस बच्चे को कहूंगा कि आप तो सिर्फ और सिर्फ जो एक्चुअल लेक्चर मैंने पढ़ा रखा है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसकी थ्योरी देख लो और उसके जो सवाल मैंने क्लास में कराए वो देख लो। अच्छा, एक पॉइंट और उसमें हो रहा गया, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, ये वाले टॉपिक्स एक बार तुम वापस से देख लो और जो जो सवाल मैंने क्लास में कराए वो करा लो, मतलब वो कर लो। इतना भी मोर देन एनफ है आपके जेई वाला सवाल को सही करने के लिए। ठीक है, तो आई होप समझ गए ना। पहले वाला जो टॉपिक है ना वो तो बड़ा ठीक है, ऑब्वियस बात है कि दिमाग से बन जाएंगे, लेकिन बाद वाले जो टॉपिक हैं वो दिमाग से नहीं बनेंगे। वो तो चीज़ें याद रहेंगी, दिमाग में फिट रहेंगी और हर फॉर्मूले पर, हर सिचुएशन पे हमने कम से कम 1 या 2 सवाल कर रखे होंगे, वो भी ऑफकोर्स प्रॉपर एकदम बढ़िया तरीके से सीधे सपाट से सवाल कर रखे होंगे, तभी जाके हमसे वो वाले सवाल एक्चुअल में सही बनेंगे। ठीक है, बाकी हाँ ऑफकोर्स उसका पहले वाला पोर्शन जो है ना, जो मेजर पोर्शन है वो तो दिमाग वाला है। बच्चा अगर वो हमने ना भी याद करे, उसे बेसिक आता हो तो वो कैसे ना कैसे करके अपना रास्ता तो निकाल लेगा। चलिए, है ना, आज थोड़ा सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ब्रशअप है। मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे जो रिलेवेंट फॉर्मूलाज हैं वो सारे के सारे आपको बिल्कुल बढ़िया से लिखा भी दूं और आपके ये सारे नोट्स आके आपके काम भी आए। सबसे पहले सुपरपोजिशन ऑफ 2 कोहेरेंट वेव्स। कोहेरेंट वेव हम उनको बोलेंगे जिन वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो। बड़ा फ्रीक्वेंसी सेम बोल दो, ओमेगा सेम बोल दो, एक ही बात है। कोई 2 वेव्स ऐसी हुई कि उनकी फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंट है तो उनको हम बोल देंगे इनकोहेरेंट सोर्सेस। कोई 2 सोर्सेस के पास अगर सेम फ्रीक्वेंसी है तो हम बोल देंगे ये दोनों आपके पास कोहेरेंट सोर्सेस है। ये दो बड़ा कैसे सुपर इंपोज करती है सुनिएगा। मान लीजिए बड़ा आपके पास एक लाइट सोर्स है S1, ये बड़ा लाइट सोर्स है लेट से कोई ना कोई S2। इस पॉइंट P पर लाइट S1 से भी बड़ा कोई ना कोई लाइट आई, लाइट सोर्स S2 से भी कोई ना कोई लाइट आई। मान लीजिए बेटा इसने डिस्टेंस ट्रेवल की x1, इसने डिस्टेंस ट्रेवल की x2। ठीक है, इसके कारण इस पॉइंट पर बड़ा ऑफ कोर्स लाइट तो अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे। मान लीजिए कि सोर्स S1 के कारण
यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एम्पलीट्यूड है E1 और सोर्स S2 के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है वो है E2। अगर दोनों वेव्स एक साथ इस पॉइंट पर आती हैं तो यहां पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बड़ा उसका फॉर्मूला विल बी रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स E1 E2 इंटू कॉस ऑफ डेल्टा फाई। सर डेल्टा फाई क्या है? ये जो डेल्टा फाई है ये दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस है, ये इन दोनों के बीच का बड़ा फेज डिफरेंस है। ये फेज डिफरेंस अक्सर बड़ा जो फेज डिफरेंस है ये अक्सर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होगा। सर ये डेल्टा एक्स क्या है? बेटा डेल्टा एक्स आपका पाथ डिफरेंस एंड द मीनिंग इज वेरी लिटरल, डिफरेंस अमॉन्ग द पाथ। उसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल की, इसने x2 डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो बेटा ये बेसिकली आपका x1 माइनस x2 है। नाम निकालना चाहो तो इसका तुम एक नाम निकाल सकते हो कि इट इज पाथ डिफरेंस। फिर इसी तरह से अच्छा बेटा मैं एक बात और बोल दूं, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ना, मतलब इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर की होती है। तो आप ये कह सकते हो कि एक फॉर्मूला और आ जाएगा मेरे पास इससे कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी पहली वाली वेव के कारण कितनी इंटेंसिटी है, दूसरी वाले वेव के कारण कितनी इंटेंसिटी है, प्लस 2 टाइम्स पहली वाली वेव के कारण कितनी इंटेंसिटी है, दूसरी वाली वेव के कारण कितनी इंटेंसिटी है, इनटू कॉस ऑफ डेल्टा फाई। ये बड़ा दो बेसिक फॉर्मूले याद रखें। इसमें भी अगेन बड़ा दो केस और याद रखने। ये दोनों वेव्स कभी कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। जिस टाइम पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे उस टाइम पर आपकी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो मैक्सिमम होगी। उसे मैक्सिमम करने के लिए मुझे कॉस डेल्टा फाई को 1 करना पड़ेगा। कॉस डेल्टा फाई को 1 करने के लिए मुझे डेल्टा फाई जो है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई चाहिए। डेल्टा फाई को इवन मल्टीपल ऑफ पाई करने के लिए ये जो पाथ डिफरेंस है ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। मतलब दोनों वेव्स जो आ रही हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस या तो 0 होगा या लैम्डा होगा या 2 लैम्डा होगा या 3 लैम्डा होगा। ऐसे बड़ा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उस टाइम पर आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो भी मैक्सिमम होगी और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम होगी। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कितनी होगी बेटा? उसके लिए कॉस डेल्टा फाई को 1 रख के देखो और आपके पास वैल्यू आएगी दैट विल बी E1 प्लस E2। इसी तरह से रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी बेटा, उसकी वैल्यू अगर निकाल ली हो बेटा उसकी वैल्यू आएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट I1 रूट I2। ये बेटा उसको कई बच्चे ऐसे याद रखते हैं, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से बेटा ये दोनों वेव्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कर सकती हैं। जब दोनों वेव्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे उस टाइम पर आपकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम होगी। उसे मिनिमम करने के लिए मुझे कॉस डेल्टा फाई को -1 रखना पड़ेगा। उसके लिए ये जो फेज डिफरेंस है ये आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। बेटा फेज डिफरेंस अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, बेटा फेज डिफरेंस अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए तो जो पाथ डिफरेंस है ये ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। मतलब दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस है तो लैम्डा बाई 2 या 3 लैम्डा बाई 2 या 5 लैम्डा बाई 2 या 7 लैम्डा बाई 2 ऐसा कुछ होना चाहिए। और ऐसे केस में आपके पास इस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो मिनिमम आएगी। और बड़ा वैल्यूज रख के देखना चाहो बड़ा देख सकते हो, इसकी वैल्यू आएगी E1 माइनस E2 का मोड और आपके पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी मिनिमम आएगी और उसकी वैल्यू आएगी बड़ा यहां पर माइनस आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगी रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, आई रियली होप ये वाली बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बेटा वेव फ्रंट। बहुत ही ऐसा सिंपल सा फंडा है। मान लीजिए बेटा कोई भी आपके पास लाइट का सोर्स है, मैं इसे फॉर एग्जांपल मैं इसे एक बार के लिए पॉइंट सोर्स बोल दूं।
मान लीजिए बेटा मेरे पास ये कोई ना कोई पॉइंट सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर पॉइंट सोर्स है तो इस पॉइंट सोर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगी, ठीक, वी नो इट वेरी वेल। मैं अगर यहां पर एक ऐसे इमेजिनरी स्फेरिकल शेल बनाऊं तो इस इमेजिनरी स्फेरिकल शेल पर हर पॉइंट पर एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, एक साथ घटेगी, एक साथ पॉजिटिव में होगी, एक साथ नेगेटिव में होगी। ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं इन सब पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सारे के सारी सेम फेज में होगी। वो सारे के सारे पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एक जैसी हो, सेम हो, एक साथ बढ़े घटे, बड़ा उन सारे सारे पॉइंट को जोड़ने के बाद जो आपके पास लोकस बनता है, जो पूरा का पूरा बड़ा आपका जो अरेंजमेंट बनता है, जो आपकी सरफेस बनती है बेटा, दैट सरफेस इज नोन एज योर वेव फ्रंट। पॉइंट सोर्स के चक्कर में आपका जो वेव फ्रंट होगा बड़ा वो इस तरह का एक स्फेरिकल बनेगा। इस स्फीयर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ वेरी करेगी। इसी तरह से मैं एक कंसेंट्रिक स्फीयर और बना दूं, इस तरह से मैं एक कंसेंट्रिक स्फीयर और बना दूं। ये सारे के सारे जो स्फीयर हैं ये बेटा आपके आपके इस तरह से वेव फ्रंट है। ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट है। यहां पर इसके हर पॉइंट पर फेज एक साथ वेरी करेगा, इसके हर पॉइंट पर बड़ा फेज एक साथ वेरी करेगा, इसके हर पॉइंट पर बड़ा फेज एक साथ वेरी करेगा। मैं पर 2-3 पॉइंट और बोलना चाहता हूं। जो आपकी लाइट जाएगी वो यूं जाएगी। लाइट जिस तरफ जा रही है वो हमेशा 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 इस तरह से वेव फ्रंट को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी। एक तो ये वाला पॉइंट याद रखना आपको। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि मान लो बेटा लाइट यूं गई ऐसे, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक, यहां से यहां तक जाने में टाइम अगर टी लगा है तो लाइट अगर यूं जा रही है तो यहां से यहां तक जाने में भी टाइम टी ही लगेगा। अगर लाइट यूं जा रही है तो यहां से यहां तक जाने में भी टाइम आपका टी ही लगेगा। तो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में समय हमेशा किसी भी रास्ते से ले लो, चाहे यहां से यहां ले लो, चाहे यहां से चाहे यहां से यहां, हर एक रास्ते से टाइम बड़ा आपका बराबर ही रहेगा। ये याद रखना आपको कि पॉइंट सोर्स के कारण जो वेव फ्रंट बनेंगे वो इस तरह से स्फेरिकल बनेंगे। एक पॉइंट और याद रखना है, अगर आपके पास इस तरह से लाइट की कोई पैरेलल बीम है, लाइट की इस तरह से कोई पैरेलल बीम है तो आपका जो वेव फ्रंट होगा इट विल बी प्लेनार। ऐसा वेव फ्रंट होगा, कैसा होगा? प्लेनार। इसके हर पॉइंट पर, इस प्लेन के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ बढ़ेगी घटेगी, इस प्लेन के हर पॉइंट पर एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी घटेगी, ठीक है। लाइट को यहां से तक आने में, यहां से तक आने में, यहां से तक आने में, यहां से तक आने में बराबर बराबर समय लगेगा। तो बड़ा पैरेलल बीम के कारण वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेनार होगा। पॉइंट सोर्स के कारण कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। इतनी सी बातें अगर आपने याद रख ली तो हमारा काफी सारा काम तो बन ही जाएगा। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC। हमारे सारे के सारे जो सवाल हैं बेटा वो इस YDSC के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। वेव ऑप्टिक्स की मान के चलो कि लगभग 70-80% तो सवाल तो सिर्फ और सिर्फ YDSC से ही होते हैं। अगेन मैं इस बात को बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं कि YDSC जो हमने क्लास में आपको पढ़ा रखी है, अगर आपने उसके टफ वाले सिचुएशंस छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आसान वाले सिचुएशंस भी कर ली तो ये मान के चलो कि वही सवाल, एग्जैक्टली वही सवाल आपको जेईई मेन के अंदर भी पूछेंगे। टफ वाले तो छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ आसान वाले कर लोगे तो वही सवाल आपसे जेईई मेन के अंदर भी पूछेंगे। हालांकि किसी बच्चे ने अगर वो सब कर रखे हैं तो वापस से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं एक बार बेटा सारे के सारे YDSC के आपको फॉर्मूलेज बता रहा हूं, सुनिएगा। सुनिए बेटा क्या करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले बेटा हम एक ऐसे कार्डबोर्ड लेंगे और इस कार्डबोर्ड के अंदर हम ऐसे 2 कट लगा देंगे। ये बड़ा कार्डबोर्ड है, इसमें एक ब्लेड से यूं कट लगा देंगे, फिर एक ब्लेड से एक कट और लगा देंगे। इन कट्स को हम बेटा क्या बोलेंगे? स्लिट्स। मैं इसे स्लिट 1, इसे बोल रहा हूं स्लिट 2। दोनों स्लिट्स के बीच की जो दूरी है बेटा उसे हम बोलेंगे स्मॉल d, दैट इज सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। सामने एक स्क्रीन है, स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो दूरी है बेटा मैं उसे कैपिटल D से लिख रहा हूं। यहां मैंने कोई ना कोई सोर्स यूज किया, लेट्स से बेटा S। ये लाइट का सोर्स है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है। अब इस सोर्स से लाइट आई, इस सोर्स से लाइट आई और इस स्लिट S1 पर गिरी। इस सोर्स S2 से लाइट आई, सॉरी S से लाइट आई और S2 पर गिरी।
जैसे S1 से लाइट गई ना, वैसे बेटा लाइट इस पर कॉर्नर से यूं ऐसे हर तरफ मुड़ जाएगी, हर तरफ मुड़ जाएगी। लाइट जैसे यहां पर आई वो यूं हर तरफ मुड़ जाएगी, हर तरफ मुड़ जाएगी। अब होगा क्या कि ये जो लाइट है ये बेटा ट्रेवल करते 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 कभी ना कभी यहां भी आएगी। इसी तरह से ये वाली जो लाइट है ये मुड़ के बेटा कभी ना कभी यहां भी आएगी। अब ये मेरे पास कोई ना कोई पॉइंट है, लेट्स से बेटा पॉइंट P। लेट्स से इस पॉइंट P की एंगुलर पोजीशन जो है वो थीटा है। ये एंगुलर पोजीशन है, लेट्स बेटा कितनी, थीटा। अब उस पॉइंट पर आपको ब्राइटनेस नजर आएगी या डार्कनेस नजर आएगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि S1 से जो लाइट आ रही है और S2 से जो लाइट आ रही है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है। ये बिल्कुल सामने वाला जो पॉइंट है इसको हम O बोलेंगे और इसे हम सेंट्रल मैक्सिमा भी कहते हैं। यहां पर तो हमेशा ब्राइटनेस रहेगी रहेगी, इसे हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट P जो है ये सेंट्रल मैक्सिमा से लेट से बेटा y डिस्टेंस ऊपर है। अब दो चार चीज आपको याद रखनी है। पहले ये कि S1 से जो लाइट आई है और S2 से जो लाइट आई है इन दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस होगा। क्या होगा बेटा, पाथ डिफरेंस। यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दो, ये लेंथ बराबर ट्रेवल हुई है, ये लेंथ बराबर ट्रेवल हुई है, ये लेंथ एक्स्ट्रा ट्रेवल हुई है। ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल हुई है इसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस, जैसे हम d sin थीटा लिखते हैं। अक्सर थीटा छोटा होता है, अक्सर बड़ा ये y छोटा होता है, थीटा छोटा होता है, तो इस पाथ डिफरेंस जिसको हमने d sin थीटा लिखा इसको हम d tan थीटा लिख देते हैं। और tan थीटा इज ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज y बड़ा बेस इज d। इस पॉइंट P पर अगर मुझे मैक्सिमा चाहिए, मुझे अगर ब्राइटनेस चाहिए तो मैं कर दूंगा, पॉइंट P पर अगर मुझे मैक्सिमा चाहिए तो मैं कर दूंगा कि ये जो मेरा पाथ डिफरेंस है इट शुड बी n टाइम्स ऑफ लैम्डा, और मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी n टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पर आपके पास मैक्सिमाज होंगे। ये जो लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d है इसको हम फ्रिंज विड्थ कहेंगे, और हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा n टाइम्स बीटा। बीटा की वैल्यू आ गई है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। दिस इज योर फ्रिंज विड्थ। तो अगर कोई मुझसे पूछे बताओ पांचवा मैक्सिमा कहां पर होगा तो बोल देना कि सर 5 टाइम्स बीटा पे होगा। बीटा में निकालना आता है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज द फ्रिंज विड्थ। कोई मुझसे पूछे सर तीसरा मैक्सिमा कहां पर होगा, 3 टाइम्स बीटा पे होगा। हालांकि एक बेटा 3 टाइम्स बीटा नीचे भी होगा, है ना, थर्ड मैक्सिमा ऊपर भी होगा, थर्ड मैक्सिमा नीचे भी होगा। अगर कोई मुझसे पूछ ले बताओ छठा मैक्सिमा कहां पर होगा तो 6 बीटा ऊपर और 6 बीटा नीचे। सेंट्रल मैक्सिमा कहां पर होगा बेटा, वो तो ऑफ कोर्स बीचों बीच वाले पॉइंट ऊपर है ही है। कोई मुझसे पूछे दूसरा मैक्सिमा कहां पर होगा तो यहां से 2 बीटा डिस्टेंस ऊपर, 2 बीटा डिस्टेंस नीचे। ये आपके सारे के सारे मैक्सिमास की पोजीशन है। सर अगर मुझे मिनिमा चाहिए तो क्या करूं, अगर तुझे मिनिमा चाहिए तो मिनिमा की पोजीशन आएगी y इज इक्वल्स टू n माइनस हाफ टाइम्स बीटा, या फिर बेटा n माइनस हाफ टाइम्स बीटा नहीं याद करना चाहो तो बेटा वापस लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। सर मुझे दूसरा मैक्सिमा चाहिए तो n को 2 रख दे। सर मुझे दूसरा मिनिमा चाहिए तो बेटा n को 2 रख दे। सो मुझे 5वां मिनिमा चाहिए तो n को बेटा 5 रख दे। सो मुझे छठा मिनिमा चाहिए तो n को 6 रख दे, और हम बता सकते हैं कि बेटा आपका मिनिमा कहां कहां होगा। तो अगेन सबसे सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा आपके पास क्या है, ये फ्रिंज विड्थ है। बाकी सारी चीजें हम बड़े आराम से सोच सकते हैं, कोई ऐसा बहुत भारी काम नहीं है। ठीक है बेटा, आई रियली होप बेटा ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक छोटी सी बात और बोलूंगा, ये फॉर्मूला याद हो गया, मैं एक छोटी सी बात और बोलूंगा। इस सोर्स S1 के कारण बेटा मान लो कि P पॉइंट पर इंटेंसिटी है I1। मान लो कि सोर्स S2 के कारण, एक तरह से बेटा जो स्लिट S2 है ये सोर्स ही है, इस S2 के कारण मान लो कि P पॉइंट पर इंटेंसिटी है I2। तो उस P पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो ऐसा नहीं कि आप गवारों की तरह लिख दो कि सर रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी I1 प्लस I2। जब भी दो वेव्स इंटरफेयर करती हैं तो उस केस में हम थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ता है। क्या दिमाग लगाना पड़ता है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी S1 के कारण इंटेंसिटी प्लस S2 के कारण इंटेंसिटी
प्लस 2 टाइम्स S1 के कारण इंटेंसिटी, S2 के कारण इंटेंसिटी का रूट इंटू कॉस ऑफ डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्या है? डेल्टा फाई है फेज डिफरेंस। सर दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे? बेटा दोनों वेव्स के बीच में मैं फेज डिफरेंस ऐसे निकालूंगा, मैंने पहले भी लिख रखी है, मैं वापस से लिख देता हूं। फेज डिफरेंस आएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। सर पाथ डिफरेंस तो डी साइन थीटा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन डी साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं कि थीटा बहुत छोटा होता है। डी साइन थीटा कैन बी रिटन एज डी tan थीटा एंड डी tan थीटा कैन बी रिटन एज dy बाई डी। तो dy बाई लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी को हम पहचानते हैं। मेरे बच्चे बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल पहचानते हैं। ये लीजिए कॉस ऑफ 2 पाई लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी को मैं लिख दूंगा बीटा। ये आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। आप किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। हालांकि हमारे जो मैक्सिमास होंगे वहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी सबसे ज्यादा आएगी, जहां पर आपके मिनिमास होंगे वहां पर आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी लीस्ट आएगी। आप चाहो तो बेटा ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि अगर S1 S2 दोनों से इंटेंसिटी सेम आई तब क्या होगा, तो I नोट और I1 को भी I नोट रख दो, I2 को भी I नोट रख दो। उस केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी दैट विल बी 2 टाइम्स I नोट 1 प्लस कॉस ऑफ 2 पाई y इट कैन बी रिटन एज 4 I नोट कॉस स्क्वायर कोई दिक्कत है ना। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज ऑफ कोर्स 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये बड़ा आपके ये फॉर्मूला कब है? जब S1 S2 दोनों से सेम इंटेंसिटी आ रही। अगर डिफरेंट आएगी बेटा फिर तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलीक्रोमेटिक लाइट। अगर मान लो कि जो लाइट में यूज कर रहा था, अगर मैं लाइट यूज कर रहा था उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही वेवलेंथ निकलती है तो उसे हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। मोनो मीन्स वन, क्रोमेटिक मीन्स समथिंग रिलेटेड टू कलर, पॉलीक्रोमेटिक मतलब मैनी कलर्स, ठीक है। तो मान लो कि बेटा बहुत ज्यादा वेवलेंथ हो तब क्या होगी? जैसे मैं फॉर एग्जांपल ऐसे बोल दूं कि सब कुछ वैसा का वैसा ही है, सारी कहानी बिल्कुल वैसे की वैसी है। ऊपर जो स्लिट है मैंने उसको S1 बोल दिया, नीचे जो स्लिट है मैंने उसको S2 बोल दिया, और यहां पर मैंने कोई सोर्स यूज कर लिया जो दो वेवलेंथ निकाल रहा है, λ1 एंड λ2, ठीक है। अब y डिस्टेंस पर क्या होगा क्या नहीं होगा हम सारा निकाल सकते हैं। अब इस λ1 के कारण कोई ना कोई फ्रिंज विड्थ आएगी। S1 S2 के बीच की डिस्टेंस मैंने स्मॉल डी लिख दी है, ये बड़ा डिस्टेंस मैंने कैपिटल डी लिख दी है। उस S1 के कारण फ्रिंज विड्थ आएगी λ1 कैपिटल डी अपॉन डी। ये तो फॉर्मूला था। जो λ2 है उसके कारण फ्रिंज विड्थ आएगी λ2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब कई बार सवालों में ये पूछ लेते हैं बताओ किस किस पोजीशन पर दोनों वेवलेंथ का मैक्सिमा आएगा, दोनों वेवलेंथ का मैक्सिमा आएगा। तो मान लो बेटा y डिस्टेंस पर पहले वाले λ1 का मैक्सिमा आ रहा है तो इट शुड बी n1 टाइम्स β1। भाई पहला मैक्सिमा आता है β1 डिस्टेंस पे, दूसरा मैक्सिमा आता है 2 बीटा डिस्टेंस पे, तीसरा मैक्सिमा आता है 3 बीटा डिस्टेंस पे। उसी y पर दूसरे का भी मैक्सिमा आना चाहिए। सवाल में बोला हुआ मान लो तो लिख देना कि द सेम y शुड बी इक्वल टू n2 टाइम्स β2। सर ये n1 n2 क्या है? ये बेटा नंबर ऑफ मैक्सिमास। हो सकता है कि पहली वाली वेव का 5वां मैक्सिमा और दूसरी वाली वेव का 6वां मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहे हैं, तो हम सीधा का सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अगर मान लो ये बोल दें कि एक का मैक्सिमा और दूसरे का मिनिमा कोइंसाइड कर रहे हैं तब भी कर लेंगे। द सेम y इज इक्वल्स टू पहले वाले का n टाइम्स बीटा शुड बी इक्वल टू दूसरे वाले का n माइनस हाफ टाइम्स उसका बीटा। तो ऐसे हम बड़े आराम से सवाल कर सकते हैं। तो अगर मान लो कोई पॉलीक्रोमेटिक लाइट अगर आ गई तो हम ऐसे घबराने की जरूरत नहीं कि यार ये क्या हो गया, दो लाइट आ गई तो ठीक है पहले का बीटा अलग निकाल लो दूसरे का बीटा अलग निकाल लो। अगर बोल दे कि दोनों को मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहे हैं तो हाँ ठीक है दैट y शुड बी इक्वल टू पहले वाले का n1 टाइम्स β1 शुड बी इक्वल टू सेम y शुड बी इक्वल टू दूसरे का n2 टाइम्स β2। अगर एक का मैक्सिमा और दूसरे का मिनिमा कोइंसाइड करने की बात कर रखी है तब भी सवाल कर सकते हैं। ये कोई ऐसा बहुत बड़ा टास्क है नहीं, ठीक है। इस पर बड़ा सवाल ऐसा पूछ सकते हैं ना, कोई बहुत ऐसी बड़ी बात है नहीं। आगे चलते ठीक है बच्चों।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल पाथ। बेटा ऐसे छोटी सी बात है, सुनिए। मान लीजिए कि आपके पास एक कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, और मान लीजिए कि ये यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो मान लीजिए आपके पास है x। ठीक है, कोई लाइट आई यूं और ऐसे ट्रेवल की। ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इस मीडियम के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, उस मीडियम के अंदर x डिस्टेंस ट्रेवल करने पर उतना ही फेज में चेंज आएगा जितना फेज चेंज इस सेम लाइट का एयर के अंदर n इंटू एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने पर आता है। नहीं समझा, वापस बोलो। मीडियम के अंदर, ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, ऐसे मीडियम के अंदर x डिस्टेंस ट्रेवल करना या फिर एयर के अंदर n टाइम्स x डिस्टेंस ट्रेवल करना एक ही बात है। ये जो n टाइम्स x है इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? ऑप्टिकल पाथ। बेटा क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल पाथ। ये जो x है इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म आती है उसे हम नाम देते हैं ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, याद रखिए बेटा इस बात को। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब। बेटा छोटी सी बात है, कोई वैसे भारी बात नहीं है, सुनिएगा। ये मान लीजिए बेटा आपके पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये आपके पास दो स्लिट्स, सारी कहानी बेटा बिल्कुल वैसी की वैसी है, कोई ऐसे बहुत भारी बातें नहीं है। बस एक छोटा सा चेंज हो गया कि ऊपर वाले स्लिट के सामने हमने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब लगा दी ऐसे, जिसकी थिकनेस बेटा आपके पास t है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास म्यू है। ठीक है, और यहां पर मेरे पास कोई ना कोई सोर्स है s जिसकी वेवलेंथ है लेट से लैम्डा। ऊपर वाली स्लिट है S1, नीचे वाली स्लिट है S2। दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी है स्मॉल d। S से लाइट आएगी, स्लिट S1 से गुजरेगी, S2 से लाइट आएगी, यूं जाएगी। किसी भी पॉइंट P पर जो सामने वाली स्क्रीन है बड़ा वो यहां S1 S2 से d डिस्टेंस दूर है। अब सामने वाले किसी भी पॉइंट पर जो लाइट आएगी वो S1 से भी आएगी, वो बेटा आपके S2 से भी आएगी। Let's say बेटा this distance is, so this angle is theta। ठीक है ना। अगर ये वाला पॉइंट यहां पर ऐसे y डिस्टेंस दूर है तो इस पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस आएगा बेटा दैट विल बी d sin थीटा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये बेटा पाथ डिफरेंस है। सर अभी तो d sin थीटा आया करता था बेटा, d sin थीटा आया करता था, ये म्यू माइनस 1 इंटू टी इस कारण से आया है क्योंकि इस लाइट ने बाकी जगह तो एयर में ही ट्रेवल किया है, लेकिन यहां पर थोड़ी देर तक t डिस्टेंस जो है इसने एक ऐसे मीडियम में ट्रेवल किया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो ये वाला जो लेंथ है ये इसका इफेक्ट t जैसा नहीं है, इसका इफेक्ट म्यू टाइम्स t के जैसा है। एक्चुअल डेरिवेशन आप एक्चुअल क्लास में देख सकते हो बेटा, ये आ जाएगा आपका पाथ डिफरेंस। मैं एक बात बोलना भूल गया बेटा, ये ऐसे आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, नीचे वाले पे लगा रखा होता तो बेटा प्लस जाता, ऊपर वाले होता ऐसे माइनस आ जाएगा। एक्चुअल डेरिवेशन आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो। सर मुझे है ना मैक्सिमास कहां कहां होंगे ये पता करना है बेटा, मैक्सिमास कहां कहां पता करना है बेटा, पता करना हो तो बेटा दिस पाथ डिफरेंस शुड बी n टाइम्स ऑफ लैम्डा। d sin थीटा मैं सिखा चुका हूं, d sin थीटा को आप लिख सकते हो dy बाई डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी शुड बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा। बेटा मेरे पास y की वैल्यू आ गई है n टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d प्लस
कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी इंटू म्यू माइनस 1। ये लीजिए बेटा आपके मैक्सिमास की पोजीशन। अगर आपको सेंट्रल मैक्सिमा चाहिए तो एन को 0 पुट कर दो, पहला मैक्सिमा चाहिए तो एन को 1 पुट कर दो, दूसरा मैक्सिमा चाहिए तो एन को 2 पुट कर दो। बट बेटा बाकी आपकी ये जो टर्म है ये आपके पास वापस से वही आ गई है फ्रिंज विड्थ, और ये जो टर्म है ये एक तरीके से आ गई है आपकी इस पूरे के पूरे पैटर्न में शिफ्ट। याद करना चाहो तो याद भी कर सकते हो। अगर आपने ये स्लैब ना लगाई होती, ये ट्रांसपेरेंट स्लैब ना लगाई होती, तो सेंट्रल मैक्सिमा यहां बनता। ये स्लैब लगा दी इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा हल्का सा ऊपर चला जाएगा, हल्का सा इस तरह से ऊपर चला जाएगा। कितना ऊपर जाएगा? दैट डिस्टेंस इज बेटा दैट इज कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी इंटू म्यू माइनस 1। दिस इज नोन एज योर शिफ्ट। तो आपको ऐसे कुछ अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखने की जरूरत है कि सारा का सारा जो पैटर्न है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, वो भी इतनी डिस्टेंस। यही स्लिट अगर हमने नीचे लगा दी होती तो सारा का सारा पैटर्न शिफ्ट हो जाता नीचे, ये स्लिट लगा दी ऊपर तो सारा सारा पैटर्न शिफ्ट हो गया ऊपर। ठीक है, कोई सा भी मैक्सिमा चाहिए आपको, 5वां मैक्सिमा, 6वां मैक्सिमा, 7वां मैक्सिमा, 8वां मैक्सिमा, वो बड़ा सिर्फ और सिर्फ एन की वैल्यू को आप रखते जाओ, सारे मैक्सिमास बड़े आराम से आ जाएंगे। वैसे बड़ा आपके मिनिमास आ जाएंगे। कोई मुझसे पूछ ले कि सर मिनिमास की पोजीशन क्या होगी, तो अलग से कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बड़ा वही मामला है। मिनिमास अगर पूछा तो n माइनस हाफ टाइम्स बीटा प्लस बेटा आपकी शिफ्ट, बड़ा शिफ्ट कितनी है? डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी इंटू म्यू माइनस 1। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्लिक इंसिडेंस। आसान सा कॉन्सेप्ट है, सुनिएगा। जैसे मान लो कि सिचुएशन ऐसी है, ये बड़ा मान लीजिए मेरे पास कोई स्लिट, ये बड़ा दूसरी स्लिट, ठीक है ऐसे, और ये बड़ा बीचों बीच सामने वाला पॉइंट, ये बड़ा आपके पास लेट से सामने स्क्रीन। दोनों स्लिट्स के बीच की जो दूरी है बड़ा आपके पास लेट से स्मॉल डी है। स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की जो दूरी है वो लेट से बड़ा आपके पास कैपिटल डी है। और मैंने कोई लाइट है ना, मान लो मैंने लाइट ऐसे फेंक दी, यूं पैरेलल लाइट है लेकिन फेंकी मैंने ऐसे, पैरेलल लाइट है और लेट से बेटा ये वाला एंगल आपका थीटा नोट है। ध्यान रखना बेटा थीटा नोट हमेशा रेडियन में लिखना है। अगर डिग्री में लिखा हुआ है ना तो पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। अगर लाइट ऐसे आएगी तो ऐसे केस के अंदर आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ। ऐसे लाइट यूं आएगी तो सेंट्रल मैक्सिमा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, लाइट यूं आएगी तो सेंट्रल मैक्सिमा यहां कहीं शिफ्ट हो जाएगा, और सेंट्रल मैक्सिमा यहां कहीं बड़ा आपका शिफ्ट हो जाएगा, और सेंट्रल मैक्सिमा इस पॉइंट पर आएगा, सामने वाले पॉइंट पर, यहां पर, जहां पर ये वाला एंगल भी बड़ा आपका थीटा नॉट होगा। ये है आपका सेंट्रल मैक्सिमा। और ये जो शिफ्टिंग है इसको आप कैपिटल डी इंटू थीटा नॉट भी लिख सकते हो। बस ध्यान रखना कि थीटा नॉट मस्ट बी इन रेडियन, डिग्री में नहीं, ठीक है। बाकी फ्रिंज विड्थ वगैरह सब कुछ यही रहेगी, बस आपका सेंट्रल मैक्सिमा जो है इस तरह से शिफ्ट हो गया। आपको मुझसे पूछ रहे कि पहला मैक्सिमा कहाँ पर होगा, तो बोल दूंगा शिफ्ट प्लस बीटा। दूसरा मैक्सिमा कहाँ पर होगा, शिफ्ट प्लस 2 बीटा। हालांकि बेटा मैक्सिमाज ऊपर भी होंगे नीचे भी होंगे, तो आप ऐसे बोल सकते हो शिफ्ट प्लस 2 बीटा, शिफ्ट माइनस 2 बीटा। तो वैसे करके आप बड़े आराम से सारी की सारी पोजीशंस निकाल सकते हो। मेन चीज़ है ये शिफ्ट याद रखना। अगेन आई एम वार्निंग यू, थीटा नॉट बड़ा किस में लिखना है, रेडियन में, डिग्री में नहीं लिखना है। नेक्स्ट इज एक छोटा सा पॉइंट और, बड़ा इसके फॉर्मूले पर सवाल आ सकता है, मैं भी बता देता हूँ आपको। हालांकि मुझे फॉर्मूला याद नहीं है इसलिए मैं तो डिराइव कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये थिन फिल्म इंटरफेरेंस पे किस तरह का सवाल आता है सुनना बेटा। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से कोई थिन फिल्म है, पतली सी थिन फिल्म है जिसकी थिकनेस है बेटा आपके पास t, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ऊपर वाली सरफेस है 1, नीचे वाली सरफेस है बेटा आपके पास 2। मैंने कोई लाइट फेंक दी ऐसे ऊपर से, मैंने कोई लाइट फेंक दी ऐसे ऊपर से जिसकी वेवलेंथ है बेटा लेट से लैम्डा, ठीक। अब इस लाइट का एक हिस्सा तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो गया
दूसरा वाला हिस्सा अंदर आया, उसका कुछ हिस्सा बेटा बाहर निकल गया और कुछ हिस्सा अंदर से बेटा रिफ्लेक्ट होकर यहां पर आया और फिर ऐसे बाहर निकल गया। अगर ये दोनों वेव्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो ऊपर वाली जो सरफेस होगी ना वो ग्लो करेगी। उसके लिए एक शब्द और यूज करते हैं कि ऊपर वाली जो सरफेस होगी ना वो लाइट को स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करेगी, वो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करेगी। सर वो कब करेगी? जब ये दोनों वेव्स आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। अब देखो ये वाली वेव तो सीधे ही पलट गई, सीधे ही पलट गई। इसका रिफ्लेक्शन हुआ है डेंसर मीडियम से। जब भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो हम पाई का एक फेज ऐड करते हैं। जो दूसरी वाली वेव अंदर घुसी थी बेटा उसने म्यूटी डिस्टेंस आना और म्यूटी डिस्टेंस जाना। सर म्यूटी क्यों है? तो सर ये टी तो बेटा सिर्फ ज्योमेट्रिकल लेंथ है, ऑप्टिकल लेंथ तो म्यूटी है। उसके कारण फेज डिफरेंस आएगा 2π/λ, 2π/λ इंटू एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है 2 टाइम्स म्यूटी। सर इसका भी तो रिफ्लेक्शन हुआ है, इसका रिफ्लेक्शन हुआ है रेयर मीडियम से। रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन में कोई फेज वेज ऐड नहीं करते। तो इस वाली वेव का तो रिफ्लेक्शन हुआ डेंसर मीडियम से, तो पाई लिख दिया। इस वाली वेव ने बेटा ये 2 म्यूटी एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की, इसके कारण आपका फेज डिफरेंस ये आ गया। मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आएगा 2π/λ इंटू 2 म्यूटी माइनस पाई। हम चाहते हैं कि ये वाली सरफेस ग्लो करे तो इट शुड बी, दिस फेज डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और हमारे पास बेटा पाई से पाई बेटा कैंसिल, 4 म्यूटी अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2n+1। दिस इज द कंडीशन कि बेटा ऊपर वाली सरफेस आपकी ग्लो करे। क्या करे बेटा? ग्लो करे या फिर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो। ऊपर वाली जो सरफेस है उसके डार्क होने की अगर कोई कंडीशन मुझसे पूछ लेगा तो बेटा अगर डार्क होने की कंडीशन पूछेगा तो बोल दूंगा कि यही जो आपका फेज डिफरेंस है इट शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। बड़ा पाई से पाई गया, बड़ा 1 से बड़ा 1 गया और मेरे पास आएगा 4 म्यूटी इज इक्वल्स टू 2n λ, या फिर बेटा 2 म्यूटी इज इक्वल्स टू n λ। ऊपर वाले सरफेस के चमकने के या फिर बेटा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होने के लिए तो ये वाली कंडीशन हो गई। ऊपर वाले सरफेस के डार्क होने की कंडीशन ये हो गई। नीचे वाले जो सरफेस है, सरफेस 2 जो है ये कब ग्लो करेगी, इसकी क्या कंडीशन होगी? बेटा ग्लो करना बोल दो या बेटा ऐसे बोल देता हूं मैं इसको कि ये स्ट्रांगली ट्रांसमिट करेगी। मैं प्रूव नहीं कर रहा उसको, उसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 2 म्यूटी इज इक्वल्स टू n λ। जिस वेवलेंथ के लिए ऊपर वाली सरफेस डार्क थी उसी वेवलेंथ के लिए बेटा नीचे वाली सरफेस आपकी ग्लो करेगी, थोड़ी सी बेटा स्ट्रांगली ट्रांसमिट होगी। और नीचे वाली जो सरफेस है वो डार्क नजर आए या फिर बेटा वीकली ट्रांसमिट करे, उसमें वही कंडीशन होगी जो ऊपर वाली सरफेस के ग्लो करने की है। दैट इज ऑफ कोर्स 4 म्यूटी इज इक्वल्स टू 2n+1 टाइम्स ऑफ लेंथ। ठीक है बेटा, समझ गए इस बात को? आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज डिफ्रैक्शन। बेटा मैंने पहले इस बात को बोल दिया कि डिफ्रैक्शन से पहले का जो पोर्शन था वो तो लॉजिकल है। देखो यार, उसमें अगर मान लो कि कोई चीज भूल भुला भी गए तो भी किसी बच्चे का अगर बड़ा दिमाग चलता है तो वो सारा काम कर लेगा। डिफ्रैक्शन और उसके आगे का जो थोड़ा सा मामला है बेटा वो थोड़ा सा याद करने वाला भी है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि फॉर्मूले याद करो और एक्चुअल जेईई में सवाल हो जाएगा, है ना? ऐसा तो है नहीं भाई, भगवान करे ऐसा हो जाए, लेकिन तुम और मैं इस बात को जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। क्यों ना हम सारे के सारे फॉर्मूले घोट लें ऐसे हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी की तरह और उस दिन जाके फोड़ दें, ऐसा तो होता नहीं है। हर फॉर्मूले पे कुछ ना कुछ सवाल तो अपन को करने ही चाहिए, तब जाके ही तो बेटा एक्चुअल जेईई के अंदर सवाल सही हो पाता है। तो डिफ्रैक्शन क्या कहता है सुनना। मान लीजिए कि बेटा ये कोई कार्डबोर्ड है और इसके अंदर कोई पिन होल है। बेटा मैंने कोई होल कर रखा है पिन से, बाकी जगह तो ओपेक है, ये बेटा जगह आपकी खाली है। यहां से मैंने कोई लाइट फेंकी, बेटा यहां से मैंने कोई लाइट फेंकी। जैसे ही मैंने लाइट फेंकी आई विल फाइंड दैट कि लाइट जो है ना वो इन शार्प एजेस से हल्की फुल्की ऐसे घूम गई है। बेटा यूं होगी, जानी सीधी चाहिए थी और शार्प एजेस से लाइट जो बेटा हल्की फुल्की डेविएट हो गई है। दिस इज नोन एज डिफ्रैक्शन। ये सिर्फ तभी होगा जब बीच में जो आपके
जो हिंड्रेंस आई है, जो बड़ा अपर्चर आया है, जो कोई रुकावट आई है, उसकी डायमेंशन जो काफी छोटी हो, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में इस तरह से लाइट आपकी बेंड होगी। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के फॉर्मूले हमें दो केस में याद करने हैं, एक तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में और एक बड़ा आपके सर्कुलर अपर्चर के डिफ्रैक्शन में। अब ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का क्या फंडा है सुनना। जैसे मान लीजिए कि बड़ा आपने ना ऐसे कोई कार्डबोर्ड लिया, बड़ा ऐसे कार्डबोर्ड लिया और उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे एक सिंगल स्लिट बना दी, ऐसे बस एक स्लिट। YDS में 2 स्लिट थी, इसमें सिर्फ एक स्लिट बना दी। जो आपने एक स्लिट बनाई है उसकी थिकनेस बड़ा लेट से आपके पास, उसकी विड्थ लेट से बड़ा आपके पास A है। हमने इस पर कोई ना कोई लाइट फेंक दी, जो लाइट फेंक दी बेटा उसकी वेवलेंथ मेरे पास लैम्डा। ये सामने बेटा कोई ना कोई स्क्रीन है, जो स्क्रीन यहां स्लिट से कैपिटल D डिस्टेंस दूर है। इसके बिल्कुल सामने वाला जो पॉइंट आएगा यहां पर तो आपका बड़ा एक सेंट्रल मैक्सिमा आएगा, यहां पर तो बड़ा ब्राइटनेस आएगी। फिर अलग अलग जगह बड़ा मैक्सिमा मिनिमा लगातार आते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है मिनिमा, वो भी खास तौर से पहला मिनिमा। किस थीटा पर मिनिमा आएगा उसके लिए आप फॉर्मूला याद कर सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू n टाइम्स लैम्डा अपॉन A। सर समझ में नहीं आया, बताता हूं। अगर आपको पहला मिनिमा चाहिए, अगर आपको फर्स्ट मिनिमा चाहिए तो आप n को 1 रख दो और मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन A। थीटा अगर छोटा होगा तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। तो पहला मिनिमा जो आएगा ना बेटा वो यहां कहीं आएगा, जो पहला मिनिमा आएगा ना वो यहां कहीं आएगा, ऊपर भी नीचे भी। और इस थीटा की वैल्यू आएगी बेटा कितनी, लैम्डा अपॉन A। ये थीटा बेटा कितना आएगा, लैम्डा अपॉन A। ये आपका पहला मिनिमा, ये बेटा आपका पहला मिनिमा। यहां पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी, फिर जैसे जैसे दूर जाऊंगा लगातार इंटेंसिटी घटेगी 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 घटेगी। यहां पर इंटेंसिटी होगी सबसे कम। ये जो बीच वाला जो रीजन है ये हमारी एक तरह से सेंट्रल फ्रिंज है और इसकी विड्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा इंटेंसिटी तो यहां पर है। अगले वाले की इंटेंसिटी इसके इंटेंसिटी का 1/22 होगा और उसकी अगले वाली इंटेंसिटी जो होगी वो बड़ा इसकी इंटेंसिटी के मुकाबले 1/61 टाइम्स होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो सेंट्रल वाली जो फ्रिंज है वही मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली वाली जो फ्रिंज होंगी बेटा उनकी विड्थ इतनी ज्यादा नहीं होंगी। अब अगर कोई मुझसे ये पूछ ले कि इसकी ये विड्थ कितनी है, मैं बड़े आराम से बोल दूंगा कि इसकी विड्थ होगी 2 थीटा टाइम्स यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैपिटल D, दैट इज 2 टाइम्स कैपिटल D इंटू लैम्डा अपॉन A। जो सेंट्रल फ्रिंज है उसकी विड्थ बेटा आपके पास ये आएगी। कैपिटल D क्या है समझ गए, लैम्डा क्या है समझ गए, A क्या है बेटा जबकि सिंगल स्लिट है उसकी विड्थ है। अगर आपको बाकी मैक्सिमास भी जानने हैं कि सर ये तो सेंट्रल मैक्सिमा है, पहला मैक्सिमा, दूसरा मैक्सिमा, तीसरा मैक्सिमा, वो सब कहां पर होंगे बेटा उसके लिए आप एक फॉर्मूला याद कर सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1 टाइम्स लैम्डा अपॉन 2a। n की वैल्यू 0 मत रखना, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही रखना, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा चाहिए बड़ा बोल देना कि बिल्कुल सामने वाला पॉइंट आपका सेंट्रल मैक्सिमा है। पहला मैक्सिमा चाहिए तो n को 1 रख दो, दूसरा मैक्सिमा चाहिए n को 2 रख दो, तीसरा मैक्सिमा चाहिए तो n को 3 रख दो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मिनिमास मेरे लिए पोजीशन और सेंट्रल फ्रिंज विड्थ कितनी होगी वो। अगर मान लो कभी सवाल के अंदर ऐसा बोल दिया कि हमने लेंस वगैरह यूज कर रखा है वगैरह वगैरह ऐसी बातें बोल दी, फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन वगैरह है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नाम हाई फाई है और जहां पर ये कैपिटल D लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर देना F के बराबर। F मतलब जो आपने लेंस यूज किया बेटा, यहां कहीं एक लेंस यूज कर रखा होता है, उस लेंस के फोकल लेंथ से आप उसको रिप्लेस कर देना, आपका सारा का सारा काम बन जाएगा। ठीक है प्यारे बाल को, आगे चलें। नेक्स्ट इज पिन होल डिफ्रैक्शन। बेटा मैंने कार्डबोर्ड लिया, ओपेक है ओपेक है ओपेक है इस तरह से, ठीक है। बीच में बेटा मैंने एक होल कर रखा है, पिन होल, एक पिन से होल कर दिया, इसका डायमीटर आपके पास B है। मैंने लाइट फेंकी बेटा इस तरफ, जो लाइट मैंने यहां से फेंकी है उसकी वेवलेंथ बेटा आपके पास लैम्डा है। अगेन लाइट जो होगी ना वो बेटा ऐसे थोड़ी सी फैल जाएगी और मोस्टली लाइट जो होगी ना वो सामने एक ऐसे डिस्क फॉर्म में बन जाएगी।
इसका एक हम नाम भी निकालते हैं बेटा, इससे हम बोलते हैं एरी डिस्क। बेटा क्या नाम बोलते हैं? एरी डिस्क। यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा होगा, यहां पर बेटा आपका पहला मिनिमा होगा। वैसे बेटा एक पहला मिनिमा यहां पर भी होगा। मोस्टली जो लाइट होगी ना वो सिर्फ इस रीजन के अंदर ही लाई करेगी। मिनिमा की पोजीशन बेटा यहां पर जो इस फॉर्मूले से आती है, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा बी। ठीक है, इस यहां से यहां तक बेटा डिस्टेंस आपके पास कैपिटल डी है। अगर थीटा छोटा है तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, तो इट इज 1.22 लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। ठीक है बच्चों, अगर ये डिस्टेंस डी है, ये एंगल थीटा है, तो इसका जो रेडियस होगा दैट विल बी कैपिटल डी इंटू थीटा, दैट इज 1.22 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी अपॉन बी। इसका डायमीटर पूछे तो बड़ा इसका दुगना कर देना। तो जहां पर बड़ा मोस्टली इंटेंसिटी जाएगी, पिन होल के कारण लाइट की मोस्टली इंटेंसिटी बड़ा जहां पर जाएगी, उसका जो रेडियस होगा दैट विल बी 1.22 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी अपॉन। सिंपल, इतना से बड़ा काम आपको याद रखना है। अगेन बड़ा यहां पर किसी ने कह दिया कि मैंने लेंस यूज कर लिया है, तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल डी को रिप्लेस करना है किससे? लेंस की फोकल लेंथ से। नेक्स्ट इज एक बड़ा छोटा सा फॉर्मूला और अच्छा सा फॉर्मूला है रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट का। हालांकि ये मैंने काफी डिटेल में पढ़ा है और मैंने फॉर्मूले के साथ साथ है ना हर एक फॉर्मूले पे दो चार सवाल भी कराए थे। अगर आप करना चाहें तो वाले सवाल वापस से कर सकते हो। अगर कोई टफ सवाल आया तो बेटा आपसे बन जाएगा। सबसे पहले मैं एक बात समझा दूं, रिजॉल्विंग लिमिट क्या है किसी लेंस की, बेटा टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग लिमिट क्या है। बेटा मान लीजिए कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और किसी लेंस के ऊपर वो कुछ ना कुछ एंगल बना रहे हैं। अगर ये एंगल बहुत छोटा हुआ तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हमें अलग अलग नजर ना आके एक ऑब्जेक्ट की तरह नजर आएंगे। तो हम ही बोलेंगे कि हमने इन ऑब्जेक्ट्स को एक तरह से रिजॉल्व नहीं किया है। रिजॉल्व होने के लिए इनके बीच में कम से कम कुछ एंगल होना चाहिए। कम से कम कितना एंगुलर सेपरेशन होना चाहिए कि वो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग नजर आए। दैट मिनिमम एंगल इज नोन एज योर रिजॉल्विंग लिमिट। और कभी अगर रिजॉल्विंग पावर की अगर बात की जाए थोड़ा बोल देना कि इट इज 1 अपॉन रिजॉल्विंग लिमिट। सिंपल। लेंस वगैरह के केस में आप सीधा फॉर्मूला याद कर सकते हो कि बेटा रिजॉल्विंग लिमिट विल बी 1.22 टाइम्स लैम्डा अपॉन ए। लैम्डा बेटा जो लाइट है उसकी वेवलेंथ है और ए जो है वो लेंस का डायमीटर है या बेटा लेंस का अपर्चर का डायमीटर है। ये अक्सर बेटा आपको सवाल में दिया रहता है। ठीक है ना, लैम्डा क्या है? लाइट की वेवलेंथ। और ये जो नीचे ए लिखा हुआ है ये क्या है? वो जो लेंस है उसका डायमीटर, मतलब लेंस की जो सरफेस है उसका एक तरह से आपका डायमीटर। रिजॉल्विंग पावर का अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। रिजॉल्विंग पावर इज जस्ट 1 अपॉन रिजॉल्विंग लिमिट। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बेटा पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सुनिएगा बेटा, मान लीजिए कि आपके पास कोई लाइट है और वो इस तरफ जा रही है। जिस तरफ लाइट जा रही होती है उसके परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर लाइट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ऑसिलेट कर रही होती है। जैसे मान लो कि लाइट जा रही है ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 ऑसिलेट कर रही होती है। इस तरह की लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अगर किसी तरीके से मैं ये जो लाइट जो सामने की तरफ जा रही है इस लाइट के सिर्फ और सिर्फ एक तरफ के कंपोनेंट को ही जाने दूं और इधर वाले कंपोनेंट को किसी तरह से मैं वैनिश कर दूं, गायब कर दूं, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के अलोंग ही ऑसिलेट कर रही होगी। अगर इस लाइन के अलोंग ही ऑसिलेट कर रही होगी तो इस तरह की लाइट को हम बोल देंगे पोलराइज्ड लाइट और ये हम बोल देंगे अनपोलराइज्ड लाइट। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑफ कोर्स पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, ये बात याद रखोगे। जब भी इस तरह से अनपोलराइज्ड लाइट को हम पोलराइज करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी जस्ट हाफ हो जाएगी। आधी वेव तुम खा गए, सिर्फ आधी जाने दी, तो इसकी इंटेंसिटी आई नॉट होगी, तो बड़ा इसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 होगी। अनपोलराइज को पोलराइज करोगे तो जस्ट हाफ हो जाएगी। ठीक है, अब पोलराइज करने का जो तरीका है बड़ा, उसमें एक तरीका है हमारा रिफ्लेक्शन वाला, उसे हम बोलते हैं बेटा ब्रूस्टर लॉ। सुनिएगा
बड़ा मान लीजिए मेरे पास ये कोई सरफेस, यहां कोई ना कोई मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, बड़ा यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से n2, और हमने कोई लाइट फेंकी, बड़ा नॉर्मल है, हमने जो लाइट फेंकी वो ऐसे, ये जो लाइट है ये अनपोलराइज्ड है, ये किसी न किसी एंगल पे आ रही है, बड़ा इस एंगल को मैं एक बार के लिए आई बोल रहा हूं, ये अनपोलराइज्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी ऑसिलेट कर रही है और ऐसे भी ऑसिलेट कर रही है। ये डॉट लगाने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूयू भी ऑसिलेट कर रही है, यूयू भी ऑसिलेट कर रही है। ये जो लाइट है ये आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है, ये लाइट गिरी, इसका कुछ हिस्सा बड़ा रिफ्लेक्ट हुआ और कुछ हिस्सा इस तरह से रिफ्रैक्ट हुआ। ठीक, ये जो रिफ्लेक्टेड वाला हिस्सा है ये आपका हो सकता है कि पोलराइज हो जाए और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंपोनेंट ही बचे, लेकिन हर एंगल पे नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेसिफिक एंगल पे होगा, जैसे स्पेसिफिक एंगल को मैं ब्रूस्टर एंगल कहूंगा। ये तब होगा जब ये वाली रिफ्लेक्टेड और ये वाली रिफ्रैक्टेड लाइट जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये अपने आप बड़ा आपके पास आ जाएगा 90 माइनस आई, क्योंकि बेटा टोटल एंगल कितना होना चाहिए 180, ये 90, ये आई, तो ये 90 माइनस आई। यहां से अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो स्नेल्स लॉ विल से दैट कि n1 टाइम्स साइन आई शुड बी इक्वल टू n2 टाइम्स साइन 90 माइनस आई। ठीक है, और मेरे पास आ गया n1 टाइम्स साइन आई इज इक्वल्स टू n2 टाइम्स कॉस आई, मेरे पास आ गया tan i इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। ये जो एंगल है i, जिसे मैं एक बार के लिए tan इनवर्स ऑफ n2 अपॉन n1 कह दूं, बट दिस एंगल इज नोन एज योर ब्रूस्टर एंगल। बड़ा क्या नाम दोगे इसको तुम? ब्रूस्टर एंगल। ठीक है, याद रखोगे। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट इज मेलस लॉ। ये मेलस लॉ बेटा क्या कहता है सुनिएगा, आराम आराम से इत्मीनान से पूरी बात अच्छे से सुनना। मान लीजिए बेटा लाइट आ रही है इस तरफ और ये लाइट अनपोलराइज्ड है, इसकी इंटेंसिटी है आई नॉट। मैंने इसके सामने कोई ना कोई पोलराइजर लगा दिया, बेटा पोलराइजर वो है जो लाइट को पोलराइज करेगा और ये है उसकी एक तरीके से एक्सेस ऑफ पोलराइजेशन, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं 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 ऑसिलेट कर रही है, इसका सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंपोनेंट ही इसमें से गुजर पाएगा, बाकी सब रह जाएगा। तो होगा क्या कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंपोनेंट ही रह जाएगा, बाकी सारा चला जाएगा। जैसे ही ये अनपोलराइज्ड लाइट को मैंने पोलराइज किया, बेटा इसकी इंटेंसिटी जस्ट हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? जस्ट हाफ। ठीक है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब ये आपकी लाइट पोलराइज्ड है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूं यूं ऑसिलेट कर रही है। अब मैंने इसके आगे एक पोलराइजर और लगाया, जो अगला पोलराइजर मैंने लगाया वो पहले वाले पोलराइजर के साथ एंगल थीटा बना के बैठा है। ऐसे पहले वाला पोलराइजर अगर ऐसे था तो अगला वाला पोलराइजर ऐसे बना के बैठा है। तो इसके बाद जब लाइट आएगी तो बेटा वो भी पोलराइज्ड होगी, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ इस तरफ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ही जा पाएगी। अगर इसकी इंटेंसिटी आई है तो इसकी इंटेंसिटी आएगी आई टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी पोलराइज थी, ये भी पोलराइज थी, बीच में कैसा पोलराइजर आ गया जो पहले वाले पोलराइजर से एंगल थीटा पे है। तो अगर इसकी इंटेंसिटी आई तो इसकी इंटेंसिटी आई टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर बेटा एक्चुअल जो थी उसकी हाफ टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। अनपोलराइज से जब पोलराइज होगी तो जस्ट हाफ होगी। पहले वाली जो पोलराइज्ड एक्सिस है उसके आगे मैंने एक पोलराइजर और लगा दिया और वो पहले वाले से अगर एंगल थीटा पे है तो उसका कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स और हो जाएगा। इतनी सी बात याद रखने से मान के चलो कि मेलस लॉ का हमारा सारा सवाल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, याद रख लोगे। डेरिवेशन बेटा मैंने अगेन क्लास में करा रखी है,
यू कैन स्किप इट फॉर ए व्हाइल। अगर इस पे कोई दो भी सवाल कर लेना तो बस ठीक है, फिर चमक गया सारा मामला, फिर कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज बेटा लाइट में डॉपलर इफेक्ट। हालांकि लास्ट ईयर बेटा डॉपलर में लाइट इफेक्ट पर सवाल नहीं पूछा, लेकिन बेटा जेई के अंदर पूछ सकते हैं। हालांकि जेई ने तो एक बार ना, जेई मेन में तो एक बार टफ सवाल भी पूछ रखा है डॉपलर इफेक्ट पे। मैं टफ सवाल वाला फॉर्मूला ही यहां पर लिख रहा हूं, मैं कोई मक्कारी इसमें नहीं कर रहा हूं। लाइट में डॉपलर इफेक्ट कैसे होता है सुनिएगा। मान लीजिए किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में सोर्स के पास रिलेटिव वेलोसिटी है v उसकी तरफ, और सोर्स से एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो लाइट की निकल रही है वो है एफ नॉट, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो है c। तो ऐसे केस में ऑब्जर्वर जो है वो एफ नॉट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनेगा, और जो आपके पास फॉर्मूला आएगा बेटा दैट बी रूट ऑफ c प्लस वी अपॉन c माइनस वी टाइम्स एफ नॉट। इस फॉर्मूले पे सवाल पूछा बेटा जेई ने। यही सोर्स अगर दूर जा रहा होगा तो बेटा यहां माइनस कर देना, यहां प्लस कर देना। अब आप जो फ्रीक्वेंसी देखोगे बेटा दैट विल बी रूट ऑफ c माइनस वी अपॉन c प्लस वी टाइम्स एफ नॉट। एफ नॉट आपकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। यही फॉर्मूले एक्चुअल फॉर्मूले हैं, लेकिन अक्सर अक्सर जो आपका सोर्स होता है उसकी वेलोसिटी अक्सर बेटा c के मुकाबले बहुत छोटी होती है, और ये अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद एक्चुअल फॉर्मूला बेटा यही है। और जेई ने इस फॉर्मूले पे सवाल पूछा है, इस फॉर्मूले पे सवाल पूछा जेई ने, और बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। सोर्स आ रहा था इधर की तरफ बेटा c/2 वेलोसिटी से, और फ्रीक्वेंसी दे रखी थी एफ नॉट। बेटा पूछा बताओ कितनी दिखाई देगी, तो c प्लस c/2 c माइनस c/2 टाइम्स एफ नॉट, ये आंसर था। लेकिन बच्चे ये वाला फॉर्मूला याद रखते हैं क्योंकि अक्सर सवाल इस पर पूछते हैं, सिर्फ एक बार इस पर पूछा था। इसका स्पेशल केस है ये, बड़ा बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो ये आंसर बड़े आराम से आपके पास आ जाएगा, c अपॉन c माइनस वी टाइम्स एफ नॉट। ठीक है ना, ये बड़ा आपकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है आप देखोगे। एफ नॉट वो फ्रीक्वेंसी जो एक्चुअल में सोर्स ने छोड़ी है, और c अपॉन c माइनस वी टाइम्स एफ नॉट बड़ा वो फ्रीक्वेंसी जो आपको दिखाई दे रही है। फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होगी तो वेवलेंथ में भी हल्का फुल्का चेंज आएगा। वेवलेंथ में कितना चेंज आएगा उसका एक सीधा फॉर्मूला याद कर सकते हो, डेल्टा लैम्डा अपॉन एक्चुअल लैम्डा इज इक्वल्स टू वी बाई सी। डेल्टा लैम्डा क्या है, वेवलेंथ में कितना चेंज हुआ। बड़ा वैसे कलर्स हम जानते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। मान लो कोई सोर्स मेरे नजदीक आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स मुझे फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिखाई देगी, तो वेवलेंथ कम दिखाई देगी। वेवलेंथ कम दिखाई देगी इसका मतलब बेटा हम थोड़ी सी जो वेवलेंथ है वो वायलेट की तरफ शिफ्ट हो गई है, तो उस केस में बोलूंगा कि इसे वायलेट शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। क्या शब्द यूज करेंगे, वायलेट शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। वहीं अगर सोर्स मुझसे दूर जा रहा होगा तो मुझे फ्रीक्वेंसी कम दिखाई देगी। फ्रीक्वेंसी कम दिखाई देगी तो मतलब वेवलेंथ ज्यादा दिखाई देगी। इसका जितनी वेवलेंथ है उससे ज्यादा वेवलेंथ दिखाई देगी, उसे हम बोल देंगे रेड शिफ्ट। वेवलेंथ में कितना चेंज है आप सीधा इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। मैं फिर से इस बात को बोल दूं, मोस्टली सवाल आपके सिर्फ और सिर्फ इन्हीं फॉर्मूलों से बन जाते हैं। फिर सर ये वाला क्यों लिखा, बेटा जेई मेन ने इवन मेरे ख्याल से 2018 या 17 के अंदर ही ये इस फॉर्मूले पर सवाल पूछा था बेटा, इसलिए मुझे ये वाला फॉर्मूला लिखना पड़ा। अदरवाइज हमारे सारे सवाल तो इन फॉर्मूलों से ही बन जाएंगे। ठीक है ना, सिर्फ वो एक सवाल के चक्कर में मुझे एक्चुअल फॉर्मूला लिखना पड़ा। इसी में अगर तुम बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दोगे तो बड़ा ये वाला आपका फॉर्मूला बन जाएगा, आपका सारा सारा काम भी बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अक्सर सवाल में ये वाला फॉर्मूला काम आएगा कि देखो एक्चुअल वेवलेंथ ये थी और वेवलेंथ में चेंज ये हो गया, तो बताओ सोर्स की वेलोसिटी क्या है। फटाक से फॉर्मूला वैल्यूज पुट करिए, बड़ा हमारा आंसर आ जाएगा। आई रियली होप कि सारी की सारी बात आप लोग समझ गए। ठीक है बेटा, इस पे प्रैक्टिस अपन कल करते हैं।